तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम निबंध का अर्थ और परिभाषाएं, विशेषताएं और प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। निबंध शब्द की परंपरा प्राचीन है, किंतु तब के और अब के अर्थ में काफ़ी अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। साधारणतः निबंध का अर्थ है बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु या इसके पर्यायवाची के रूप में लेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव आदि का उल्लेख किया जाता है। किंतु आजकल इसका प्रयोग लैटिन के एक्सिजिया निश्चिततापूर्वक परीक्षण करना से व्युत्पन्न, ऐसा ही फ्रेंच ऐसे अंग्रेजी के ऐसे के अर्थ में होता है। आधुनिक साहित्य में निबंध की विधा का विकास भी बहुत कुछ पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से हुआ। अतः इसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न परिभाषाओं पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता मॉन्टेन महोदय का कहना है, निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का सम्मिश्रण है। जॉनसन, निबंध मन की उच्छृंखल स्थिति की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रिस्टले, निबंध मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल अभिव्यक्ति और संक्षिप्त कलात्मक वार्ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के विषय में लिखा है, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के आधार पर निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विशेषता हो, या यदि गद्य कवियों की कसौटी पर है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बाबू श्याम सुंदर दास, निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय का विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है। इन संपूर्ण मतों का अवलोकन के पश्चात ये बात कही जा सकती है कि निबंध विषय का व्यक्तिनिष्ठ प्रतिपादन है, जिसमें निबंधकार का कोई न कोई प्रबोधन भी निहित रहता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी विषय पर स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन ही निबंध है। अब आता है निबंध की विशेषताएं। पहली विशेषता है कसावट। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ, फलतः कसा हुआ होना और आकार में इसका अपेक्षाकृत छोटा होना आवश्यक है। परंतु विचारों एवं भावों की कसावट के लिए भी निबंध का प्रयोग करने पर यह भाषा पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा से मेल नहीं खाती। अतः कसावट का अभिप्राय केवल आकार का छोटापन और भावों और विचारों का लाघव होना ही होगा। दूसरी विशेषता है व्यक्तित्व। सभी भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वान इस पर एकमत है कि निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व का पूर्ण स्थान होना चाहिए। जिस किसी भी वस्तु या निबंध पर निबंधकार निबंध लिख रहा हो, वह उसके चारों ओर अपनी भावना के आवरण में लपेट लेता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें विचार श्रृंखला का अभाव होता है। निबंधकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा दृश्य को उसकी समग्रता में देखता है और उसके समग्र प्रभाव को ही अपनी स्वाभाविक भाषा में अभिव्यक्त कर देता है। ये अभिव्यक्ति करने में निबंधकार अपने आप को खोलता है और निबंध के प्रत्येक शब्द में उसका अपना व्यक्तित्व स्वतः ही फूट पड़ता है। इस व्यक्तिगत अनुभूति के कारण ही साहित्यिक निबंध और चिंतन प्रधान लेखों में अंतर होता है। हल्की रचना। पाश्चात्य विचारक निबंध को एक हल्की रचना मानते हैं। फलतः जिस निबंध को साहित्यिक निबंधों की कोटि में रखते हैं उसमें गंभीरता की स्थिति उन्हें ग्राह्य नहीं है। यदि किसी लेख में अधिक विस्तार हो, गहन सिद्धांतों का प्रतिपादन अथवा विवेचन हो, तर्क का प्राधान्य हो, उसको लिखने के स्थान पर तटस्थ अन्वेषण हो, तो ऐसे लेखों को निबंध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकेगा। वे प्रबंध या ट्रीटाइज कहलाएंगे। प्रबंध की शैली में बनावटीपन और क्लिष्टता रहती है। उसका लक्ष्य प्रतिपादित किए गए सिद्धांत का तर्कसम्मत विवेचन करना होता है। स्वतः पूर्ण। निबंध अपने आप में पूर्ण रचना है। वह जीवन की किसी वस्तु अथवा समग्र जीवन के प्रति किसी एक व्यक्ति का एक दृष्टिकोण है। जिस प्रकार कहानी जीवन का एक चित्र प्रस्तुत करती है और अपनी इस छोटी सी इकाई में भी वह पूर्ण होता है, उसी प्रकार निबंध में भी मन की एक तरंग और भावना की एक क्रीड़ा के लिए ही स्थान है और यह अपने आप में पूर्ण होता है।
परंतु मन की तरंग होते हुए भी निबंधों में विचार अथवा चिंतन को स्थान देना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार के निबंधों से मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि प्राप्त करने की बात कही, वे निबंध अवश्य ही संबद्ध विचारधारा को लिए हुए होने चाहिए। ऐसी दशा में हमें निबंधों को एक चिंतन प्रधान मार्ग की ओर भी बढ़ाना पड़ेगा। अगला बिंदु है संबद्धता। निबंध कभी एक संबद्ध रचना होती है और कभी असंबद्ध भी, परंतु भावना का तारतम्य किसी न किसी रूप में उसमें अवश्य पाया जाता है। मॉन्टेन के निबंध में संबद्धता नहीं है। वह कभी एक वस्तु का वर्णन करते करते अपने शैशव की किसी घटना का स्मरण करने लगते हैं और फिर उसकी धारा को मोड़कर अपने किसी मित्र के विषय में लिखने लग जाते हैं। इन निबंधों में क्रम का अभाव अवश्य है, परंतु लेखक की असंबद्धता में एक अजीब सा तारतम्य जान पड़ता है। इसी का परिणाम है कि उसके निबंधों का समग्र प्रभाव प्रलाप का नहीं, बल्कि एक अनुभूतिपूर्ण कलाकृति का सा जान पड़ता है। अगला बिंदु है विषय। निबंध के लिए कोई विषय निश्चित नहीं किया जा सकता, चाहे प्रकृति का छोटे से छोटा पदार्थ हो अथवा बड़े से बड़ा, चाहे ऊंचा आकाश हो अथवा अतल समुद्र, चाहे मन का भाव हो या कल्पना की उड़ान, चाहे संस्कृति हो अथवा विज्ञान, किसी पर भी निबंध की रचना की जा सकती है। संसार में हम जो कुछ देखते हैं वह व्यक्ति भेद से प्रत्येक के मन में नाना भावों को प्रकट होता है, इसलिए निबंध की मौलिकता विषय की मौलिकता में नहीं हो सकती है। सहस्रों व्यक्ति यदि एक ही विषय पर निबंध लिखे तो भी प्रत्येक व्यक्ति का निबंध मौलिक हो सकता है। विषय विस्तार की दृष्टि से निबंध साहित्य की सबसे व्यापक विधा है। प्रवाह। निबंध चाहे आकार में अत्यंत छोटे हों या अपेक्षाकृत कुछ बड़ा, उसकी अपनी एक स्वतंत्र गति है जिसे हम उसका छंद भी कह सकते हैं। निबंध की गति या उसका छंद प्रवाह पूर्ण तो होता है, उसका प्रवाह एक पहाड़ी नदी की तरह वेगपूर्ण नहीं होता। यह समतल प्रदेश में बहने वाली नदी की तरह सदा मंथर रहता है। विचार प्रधान निबंधों में यह गति गंभीर होती है और भावना प्रधान में उर्मिल, परंतु वेग दोनों में एक समान ही रहता है। उद्देश्य। निबंध का उद्देश्य रस सृष्टि के द्वारा हृदय की अनुभूतियों को व्यापक बनाना है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के विचारों और अनुभूतियों, रुचि और भाव अलग अलग होते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के बाह्य और अंतरंग दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि अपने आप को अभिव्यक्त करने का ढंग तक सबका अलग अलग होता है। साहित्य और कला इस विस्तृत विभिन्नता में एकत्व की प्रतीति कराती है। निबंध में विषय और दृष्टिकोण का इतना वैविध्य होते हुए भी वह किसी भी निबंधकार की रुचि अरुचि की संकीर्ण सीमा में वैध नहीं रह सकता। वह पाठक की अनुभूतियों के विस्तार की संकीर्ण सीमा में बंधा नहीं रह सकता। जो निबंध ऐसा करने में अक्षम होता है वह साहित्य की विधा में किसी भी स्थान का अधिकारी नहीं होता। अब हम निबंध के प्रकार पढ़ें। निबंध की विषय वस्तु के वर्णन, विवेचन, प्रकटीकरण आदि के आधार पर उसके सामान्य भेद किए जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में वस्तु को स्थिर रूप में देखकर वर्णन किया जाता है। इसमें प्रायः भूगोल, यात्रा, वातावरण, ऋतु, तीर्थ, दर्शनीय स्थान, मेले, तमाशे, पर्व, त्योहार, सभा, सम्मेलन आदि विषयों का वर्णन होता है। वर्णन प्रधान निबंधों में क्रमिकता अपेक्षित होती है। वर्णनात्मक निबंध में भावुकता, बौद्धिकता एवं कल्पना का समावेश रहता है। विवरणात्मक निबंध। इस निबंध में वस्तु को उसके गतिशील रूप में देखा जाता है। इनका संबंध अधिकांश काल से है। इन निबंधों में कोई रोचक वृत्तांत, किसी ऐतिहासिक घटना का विवरण होता है। इन निबंधों में भी कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों में किसी विचारधारा, सामाजिक, साहित्य, राजनीतिक समस्या का अथवा किसी नवीन तथ्य आदि का प्रतिपादन, विवेचन, विश्लेषण होता है। इन्हें पढ़कर स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि निबंधकार ने बुद्धि को खोद कर विषय विशेष पर गंभीर चिंतन मनन किया है। ऐसे निबंधों में पाठक को निबंध की कड़ी दर कड़ी समझाते हुए बढ़ना होता है। इन निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला रहती है और उसमें पूर्वापर संबंध बना रहता है। निबंधों में कहीं समास शैली, कहीं व्यास शैली, कहीं निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। ऐसे निबंधों में क्लिष्टता, प्रतीकात्मकता की झलक तो मिलती है, पर रोचकता
सरलता का अभाव रहता है। भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भाव की महत्ता और विचारों की गौणता होती है। ये निबंध लेखन के संवेदनशील हृदय का उद्घाटन करते हैं। इनको समझने में माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। भावात्मक निबंध कल्पना प्रधान होते हैं। भावुकता प्रधान वर्णन शैली में निरंतरता होती है। इस कारण उनकी शैली धारा शैली या विक्षेप शैली का रूप अपना लेती है। निबंध की शैलियाँ। निबंधों में प्रयुक्त की जाने वाली शैली के भी अनेक भेद किए गए हैं, जैसे समास, व्यास, धारा, तरंग, विक्षेप शैली। समास शैली। समास प्रधान शैली वह है जिसमें विचारों के विस्तार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति होती है। विचारात्मक निबंधों में इस शैली का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। उदाहरण है वीर क्रोध का मुरब्बा है। व्यास शैली। व्यास शैली का संबंध विचार या तथ्य के फैलाव से है। जहाँ निबंधकार वस्तु को उचित फैलाव के साथ समझाकर कहता है, वहाँ व्यास शैली होती है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंधों में प्राय ऐसी शैली का प्रयोग होता है। धारा शैली। धारा शैली में भावों की धारा प्रवाहमान रहकर प्राय एक गति से चलती है। इस शैली का प्रयोग भावात्मक निबंधों में किया जाता है। तरंग शैली। तरंग शैली में भाव लहराते हुए से प्रतीत होते हैं। तरंग की भांति वे उठते गिरते प्रतीत होते हैं। ये धारा शैली और विक्षेप शैली के बीच की है। इस शैली का प्रयोग भी भावात्मक निबंधों में किया जाता है। विक्षेप शैली। विक्षेप शैली में भावों की धारा कुछ कुछ उकड़ती रहती है। उसमें तारतम्य और नियंत्रण का प्रभाव रहता है। यह शैली भी भाव प्रधान निबंधों में प्रयुक्त होते हैं। निबंध के प्रकार। निबंध के प्रमुख 4 तत्व माने गए हैं। एकान्विति। निबंध में एक सूत्रता होनी चाहिए। यदि निबंध में विशृंखलता आ गई है, एक सूत्रता छिन्न भिन्न हो गई है, तो उस निबंध में कोई सार नहीं होता। ऐसा निबंध न तो रुचिपूर्ण होता है और न ही विशेष लाभप्रद। निबंध में कोई भी वाक्य बिना जरूरत के न थोपा गया हो। जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसी विषय पर तटस्थ होकर निबंध लिखना चाहिए। एक चलते हुए विषय में अंतर कर देने से, एक सूत्रता के चिन्ह भिन्न हो जाने से विषय बिखर जाता है और असंबद्ध प्रतीत होता है। आत्माभिव्यक्ति। निबंध में आत्म तत्व की प्रधानता होती है, अतः निबंधकार की रचना में उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप विद्यमान होती है। किसी भी विषय पर निबंध लिखते हुए लेखक उस विषय का अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। निबंध में लेखक अपने विचारों को ही शब्दों का रूप प्रदान कर अभिव्यक्त करता है। लेखक दूसरे के विचारों में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। निबंध में उसे अपने मन के विचार ही लिखने चाहिए, चाहे वे विचार स्थूल हो या सूक्ष्म। तीसरा था कलात्मकता। निबंध का तीसरा गुण कलात्मकता है। निबंध में वे सभी विशेषताएं होनी चाहिए जो काव्य में होती हैं। वह छोटे से कलर में ही पाठक को रसमग्न करता है। आधुनिक के प्रारंभ में निबंध बहुत लिखे गए, किंतु वर्तमान काल में निबंध बहुत कम लिखे जा रहे हैं। इसके स्थान पर लेख लिखने की परंपरा चल पड़ी है, किंतु लेख और निबंध में समानता का अधिकार नहीं दे सकता। लेख में किसी एक विषय के पहलू पर विचार होता है, लेख की परिधि निबंध की अपेक्षा सीमित होती है। हास्य का। निबंध में सरलता के संचार हेतु हास्य का पुट ढूंढना भी आवश्यक है। हास्य निम्न कोटि का न हो जिससे निबंध चिचला न हो जाए, किंतु उच्च कोटि के हास्य का पुट उसमें होना चाहिए ताकि इसकी सरसता बने रहे। यदि निबंध नीरस होगा तो पाठक उसमें रुचि नहीं लेगा। अतः निबंध को सुरुचिपूर्ण एवं सरस बनाने के लिए उसमें हास्य का पुट होना नितांत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, आप ये निबंध की परिभाषा है, प्रकार, ये सब इसको पढ़िए, समझिए और उसके अनुसार आगे कार्य करेंगे। और ध्यान से समझिए। आप प्रश्न उत्तर को माध्यम से मुझे व्हाट्सएप पर पूछ भी सकते हैं और उसका जवाब जान सकते हैं। धन्यवाद।